जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ एसएससी में पूछे गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए देखिए। आज का जो पहला क्वेश्चन एसएससी ने आपकी परीक्षा में पूछा था, उसमें पूछा गया था कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज का क्या संभालता है, वहाँ का प्रशासन किसके द्वारा संभाला जाता है, राष्ट्रपति के बारे में संभाला जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद इसका एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, इसकी चर्चा की गई है। उससे संबंधित एक अनुच्छेद और है जिसमें है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 60 में की गई है राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 61 में की गई है महाभियोग की चर्चा। मगर जैसे कि राष्ट्रपति है, उसको उसके पद से हटाना है तो उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है, और आर्टिकल नंबर 61 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 में कहा गया है राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति है। क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद और रह जाता है, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। तो 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 23 में, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 23 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम, मतलब किसी से ज़बरदस्ती श्रम, और बेगारी मतलब बिना वेतन के काम करवाना, और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उनके तस्करी की जाती है, उस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 के तहत लगाया गया है। अनुच्छेद 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। इसमें बताया गया है जो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको कारखानों में नहीं लगाना है। ठीक है, कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, खतरनाक काम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब समता का अधिकार किसमें है, समता या समानता एक ही बात है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसकी चर्चा है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है, तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो पंडित रविशंकर जी जो है ना, उनका संबंध किससे है, सितार वादन से है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि किसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है और कौन कैसा वाद्य यंत्र बजाता है। तो यहाँ पे इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सितार वादन से किसका संबंध है, पंडित रविशंकर का। ठीक है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपके एक यहाँ पे देखिए संतूर दिख रहा है, तो संतूर वादन में आपको 2 नाम याद होने चाहिए। एक तो आपको याद होना चाहिए शिव कुमार शर्मा, कौन सा, शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा हो गए संतूर वादक। उसके बाद एक भजन सोपारी, कौन, भजन सोपारी। भजन सोपारी भी का संबंध भी किससे है, संतूर वादन से है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। उसके बाद यहाँ पे सरोद वादन आ जाता है, तो सरोद वादन में आप लोग 2 नाम याद रख सकते हैं, जिसमें अमजद अली खान है, और इनके 2 लड़के हैं
अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक है, 3 नाम आप लोग याद रखिएगा इसमें, अमजद अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक है, तो 3 नाम इसमें हो गए। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि अधातुएं आघातवर्ध्य होती हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। देखिए जब 2011 की जनगणना की बात की जाती है तो भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है ना वो कौन सा है, केरल है। केरल इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे साक्षर राज्य तो केरल हो गया। ठीक है, सबसे साक्षर राज्य कौन सा हो गया, केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य की पूछी जाए आपसे अगर कि सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम साक्षर राज्य बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली उड़ीसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। और पहली विदेशी मूल की नृत्यांगना की बात हो रही है, उड़ीसी नृत्यांगना। ठीक है, अब इन्हें 2006 में क्या मिला है, इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाती है तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एक तो अपना बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। उत्तर पश्चिम की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए अपना इधर अपना नॉर्थ है, इधर अपना वेस्ट है, और इस वाली दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इस दिशा में जो है ना वहाँ भारत अपनी सीमा साझा किसके साथ करता है, तो अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाती है तो अफ़गानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, और नेपाल हो गया, और पाकिस्तान हो गया। तो इस तरीके से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनकी राजधानी और उनकी जो करेंसी है, मुद्राएं हैं, वो आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए तमिल जो समर होता है, तमिल समर देव मुरुगन हैं, उनकी पूजा समारोह के दौरान जो भक्त डांस करते हैं उस डांस को क्या कहते हैं, तो उस डांस को कहते हैं कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला गया है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने फूटने को क्या कहा जाता है। देखिए जब चट्टान जब टूट जाती है, टूट फूट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वीदरिंग यानी कि अपक्षय। अपक्षय इसे कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक वाला कौन सा एक्ट यानी कि अधिनियम पारित किया गया था। तो शारदा एक्ट था, जिसके तहत क्या किया गया, शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की जो गर्ल्स हैं और 18 वर्ष से कम एज के जो बॉयज़ हैं उनकी जो विवाह है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है कुमार कोम नौका दौड़। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुमार कोम नौका दौड़ किस उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। सबसे पहले देखिए बात करें वेम्बनाड झील की, तो केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है, केरल में है। और एक और झील है अष्टमुदी झील, तो दोनों झीलें केरल में स्थित है। और उसी के दौरान कि वेम्बनाड झील में एक उत्सव मनाया जाता है ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, तो ये त्यौहार मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। ठीक है, ओणम आपका केरल में मनाते हैं। और इसी के दौरान कुमार कोम नौका दौड़ होती है, तो वो भी कहाँ पे होगी, ऑब्वियस सी बात है कि केरल में आयोजित होगी। और इसको कब मनाया जाता है, सितंबर के दौरान इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने
1839 में तत्वबोधिनी सभा की गठन किया था। तत्वबोधिनी सभा जो है ना, उसका गठन किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप देखिए जहाँ पे आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, तो इसका संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी से इसका संबंध है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी से इसका संबंध है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक समाज और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक क्या है? तो देखिए जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके संबंध में दूरदर्शन क्या है? एक प्रकार का टेलीविज़न चैनल है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे वेब ब्राउज़र तो हो नहीं सकता है, आप लोग देखते ही इसको हटा देते। रेडियो चैनल और समाचार पत्र, समाचार पत्र नहीं होगा, आप लोग इसका आंसर तो लगा करके आते, मतलब 99% स्टूडेंट्स ने यही आंसर लगाया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया जो वायुमंडल से किसके अंतर्ग्रहण होने के कारण हो रही है? देखिए जो महासागरीय अम्लीकरण है, पृथ्वी के महासागरों का पीएच मान में क्या हो रहा है? निरंतर कमी आ रही है। वो किसके कारण आ रही है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, CO2, उसके अंतर्ग्रहण होने के कारण आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑर्गन देखिए, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन एक प्रकार की गैस है जो किस में पाई जाती है? आप कहेंगे जो लाइट के बल्ब होते हैं उनके अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सेक्शन से दिया गया है और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बोल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है। तो ये गलत बात यहाँ पे इन्होंने कर दी है। ठीक है, देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में, क्या कहा गया है? भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में ICC ODI यानी कि वनडे क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? 2011 की बात हो रही है और पेपर हुआ था 2022 में। तो देख सकते हैं कहाँ का करंट पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्रीलंका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? देखिए बनास डेयरी जो संकुल योजना है, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसकी आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। अब उत्तर प्रदेश में एक योजना और है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका नाम है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? गन्ने की खेती से संबंधित है पंचामृत योजना, और इसे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पंचामृत योजना से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आगरे का ताजमहल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? मतलब कब पूरा हुआ था? देखिए जो आगरा का ताजमहल है उसका निर्माण कब पूरा हो गया था? 1648 में। 1648 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संजीव कपूर को किसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई है। देखिए करंट का क्वेश्चन है और संजीव के बारे में बात हो रही है, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर जी जो है ना, वो जेट एयरवेज के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो कि जेट एयरवेज है। जेट एयरवेज के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ पर मिल जाती है? देखिए जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है।
देख प्रयाग इसका करेक्ट आंसर है। भागीरथी नदी से आप लोग को एक चीज़ याद आनी चाहिए, टेहरी बांध। क्या आना चाहिए? टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टेहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर, जो कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। प्रयागराज में क्या होता है? तो प्रयागराज में जो गंगा नदी है उसका संगम किसके साथ होता है? यमुना नदी के साथ। ठीक है, तो यमुना और गंगा जो है ना उसके मिलन को कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? उत्तरापद स्वामी, उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी? धर्मपाल को दी गई थी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि धर्मपाल जो था ना वो किस वंश का शासक था? धर्मपाल किस वंश का शासक था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि आईने ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है या फिर अकबरनामा के लेखक कौन है। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया है और पूछा रहा कि आईने ए अकबरी जो कि अकबरनामा पुस्तक जो है ना उसका तीसरा खंड है, ये किससे संबंधित है? तो ये अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अकबर के प्रशासन से इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन 4 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में कहा गया है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? अगर देखिए खाना पकाने वाले जो सिरका होता है उसमें इस्तेमाल होने वाला सिरका जो है ना उसमें किस प्रकार के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिरका एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, अच्छे से एनालिसिस किया होगा। इसी के आधार पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका लेवल क्या रहता है और आपको कैसी तैयारी करनी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।